हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं गेट के लिए, गेट 2021 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सोल्व करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस को हम गेट के एग्जाम तक डेली सोल्व करेंगे। इसके अलावा हम गेट के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे इन क्लासेस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन है, कंसिडर अ मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स ए दी गई है जो कि 2x2 की मैट्रिक्स दी गई है। इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आर 1 and 3, ये जो मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यूज दी गई हैं 1 and 3, देन द पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी टेकन बाय ए। ए कितनी वैल्यू ले सकता है इसकी हमें आंसर बताना है और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें कुछ आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो मैं 2 प्रॉपर्टीज में बताता हूं जो कि आगे भी यूज होंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होगा, मैं यहां लिख रहा हूं सम ऑफ आइगन वैल्यूज, वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल होगा। सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल होगा, या इसी को हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि जो हमारे पास आइगन वैल्यूज का जो सम होगा वो इन डायगोनल एलिमेंट्स के सम के इक्वल होगा, या उसी को हम ट्रेस बोलते हैं। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है, वो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होगा, आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के। तो इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें हमें इसकी आइगन वैल्यूज दे दी गई हैं, 1 और 3 आइगन वैल्यूज मैट्रिक्स की दी गई हैं। तो हमें पता है कि 1 और 3 का जो सम होगा, यानी 1 + 3 जो सम होगा वो डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल होगा, यानी a + b के इक्वल होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं a + b = कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, यानी आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होगा, इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट ऐसे निकालते हैं, ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 15। यानी कि ए बी कितना आ जाएगा? ए बी आ जाएगा हमारे पास -12। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, और हमें इनको सोल्व करके ए की कितनी वैल्यू आएंगी ये बताना है। तो मैं यहां से b की वैल्यू इसमें रख देता हूं। तो b की वैल्यू हो जाएगी 4 - a। तो मैं यहां अगर रख देता हूं 4 - a, तो ये हो जाएगा 4 - a = -12, यानी कि आ जाएगा 4a - a² = -12, यानी कि a² और फिर यहां चला जाएगा माइनस का 4a और यहां आ जाएगा -12 = 0। तो यहां से आ जाएगा a² माइनस, फिर यहां से आ जाएगा हमारे पास कितना? इसको हम लिख सकते हैं -6a + 2a -12 = 0, यानी a - 6 + 2a - 6। तो a की वैल्यू आ जाएगी यहां से -2 और a की वैल्यू आ जाएगी +6। तो हमसे पूछा था कि a की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो हम यहां से देख सकते हैं a की हमारे पास 2 वैल्यूज पॉसिबल है, -2 और 6। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास b, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यही पूछा था इस क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे दिया गया है, अ फंक्शन इज डिफाइंड एज, एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, 1 + sin x की पावर 1/x, 1 + sin x की पावर 1/x, देन वैल्यू ऑफ f0, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी होगी? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है हमारे पास 1, सी ऑप्शन है हमारे पास e, और डी ऑप्शन है हमारे पास अनडिफाइंड। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक तरह से ये लिमिट का क्वेश्चन है। हमें एक फंक्शन दिया गया है fx और इसकी वैल्यू
जीरो पे फाइंड करनी है, मतलब कि हमें ये फाइंड करना है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और 1 प्लस साइन x की पावर 1/x, ये हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं ये y के इक्वल है, मान लेते हैं ये y के इक्वल है। मैं x की जगह जीरो रख दूं, अगर यहाँ पे x की जगह जीरो रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 1/0 यानी इन्फिनिटी। तो ये अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है। तो इस तरह की फॉर्म को अगर हम कैसे सोल्व करते हैं, इस तरह की फॉर्म को सोल्व करने का तरीका है कि दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो अगर log लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा log y इज इक्वल टू, इसका log लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास log 1 प्लस साइन x और इसकी पावर 1/x, और यहाँ पे क्या है लिमिट x टेंडिंग टू है जीरो। तो हमें log की प्रॉपर्टी मालूम है कि ये पावर को हम आगे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर इस पावर को आगे ले आता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास log 1 प्लस साइन x, और बाय में ये x हो जाएगा और यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू हो जाएगी जीरो। अब क्या करेंगे, x की जगह जीरो रखेंगे। तो यहां से अगर हम जीरो रखते हैं, अगर मैं यहां से जीरो रखता हूं तो यहाँ पे साइन जीरो जीरो log 1 बच जाएगा, log 1 हो जाएगा जीरो, और बाय यहाँ पे x की जगह जीरो रखेंगे तो ये भी हो जाएगा जीरो। तो ये 0/0 फॉर्म आ गई। जब कभी लिमिट के क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल का। तो ये एल हॉस्पिटल रूल क्या है, एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि जब ये दो फॉर्म आ जाए तो क्या करना है, ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन करना है और नीचे वाले का नीचे। कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं करना है, पूरे का नहीं करना है, ऊपर वाले का ऊपर करना है, नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएशन करना है, और तब तक करना है जब तक कि ये दोनों फॉर्म खत्म ना हो जाए हमारे पास। तो हम यही चीज इसमें लगाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, इस चीज का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इस चीज का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, ये आएगा log y। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो log वाली चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/sin x हो जाता है, और फिर इस अंदर करना है 1 का जीरो, साइन का कितना होगा cos x। फिर नीचे वाली चीज का डेरिवेटिव करना है, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास लिमिट x टेंडिंग टू जीरो भी दिया गया है। अब क्या करेंगे, फिर से x की वैल्यू जीरो रख के देखेंगे, क्वेश्चन में x की वैल्यू जीरो रख के देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास log y, यहाँ पे अगर जीरो रखता हूँ cos जीरो हो जाएगा 1, साइन जीरो 1 तो ये 1 आ गया, और ये 1 है ही हमारे पास। तो मेरे पास log y इज इक्वल टू कितना आ गया, log y इज इक्वल टू आ गया 1। लेकिन हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की, तो y हो जाएगा यहाँ से e की पावर 1। तो यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी e, यानी कि हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी, जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल। हमें एक इंटीग्रल दिया गया है, उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इंटीग्रल है 0 से π/2, फिर यहाँ पे है cos x और नीचे है sin x प्लस cos x और ये dx। फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 0, ऑप्शन बी दिया गया है हमें 1, ऑप्शन सी दिया गया है π/2 और ऑप्शन डी दिया गया है π/4। ऑप्शन डी दिया गया है π/4। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है उनका आंसर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि π/4 होगा। इन सब इस तरह की जो फॉर्म होगी उनका आंसर हमारे पास डायरेक्ट π/4 होगा। इसके अलावा मैं और इसी जैसी फॉर्म बताता हूं जिनका आंसर हमारे पास क्या होगा π/4 होगा। जैसे कि अगर हमें कहीं इस तरह से दिया गया, ये यहाँ पे cos है, ऊपर अगर मान लिया sin x दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है sin x प्लस cos x और ये दिया गया है 0 से π/2 लिमिट, तब भी इसका आंसर आ जाएगा π/4। अगर हमारे पास यहाँ पे रूट में दिया गया है, मान लेते हैं यहाँ रूट में sin x दिया गया है और यहाँ पे रूट में sin x प्लस रूट cos x दिया गया है और 0 से π/2 दिया गया है, तब भी आंसर आ जाएगा हमारे पास π/4। फिर उसके बाद अगर कहीं 0 से π/2 लिमिट दी गई है, ऐसा दिया गया है 1/1 प्लस tan x, तब भी आंसर आ जाएगा कितना
तब भी आंसर आ जाएगा π/4। कहीं ऐसा दिया गया है 0 से π/2, फिर यहाँ पे 1/1 प्लस रूट कोट एक्स दिया गया है, तब भी आंसर आ जाएगा π/4। कहीं पे ऐसे दिया गया है 0 से π/4, फिर यहाँ पे 1 प्लस कोट एक्स दिया गया है, तब भी आंसर आ जाएगा π/4। फिर 1 प्लस रूट में tan x दिया गया है, तब भी आंसर आ जाएगा π/4। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आ रहा है, वो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने पे देखेंगे। और इसके अलावा अगर यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाए तब क्या होगा, क्या आंसर आएगा, वो भी हम देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। पहले आंसर डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन का मार्क कर सकते हैं, कितना होगा, π/4 होगा। तो कैसे करते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास i के इक्वल है, 0 से π/2 ये i के इक्वल है। यहाँ पे कितना है, cos x बाय साइन x प्लस cos x, इसके इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, जिसमें कि अगर मान लेते हैं a से b तक लिमिट दी गई है और यहाँ पे fx दिया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं a से b तक लिमिट f a प्लस b माइनस x, ये इसको हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं इसमें भी। i यहाँ पे 0 से π/2 और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे cos x की जगह रख देता हूँ π/2 प्लस 0 माइनस x, यानी π/2 माइनस x। फिर यहाँ पे मैं रख देता हूँ साइन π/2 माइनस x और फिर यहाँ पे रख देता हूँ cos π/2 माइनस x, ये रख दिया मैंने। तो यहाँ पे आ जाएगा i, ये हो गया 0 से π/2 लिमिट cos π/2 माइनस x कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन x हो जाएगा, फिर साइन π/2 माइनस x हो जाएगा cos x और ये क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। ये हमारा 2 नंबर इक्वेशन हो गई, ये 1 नंबर हो गई। अब मैं 1 और 2 को जोड़ देता हूँ, मैं 1 और 2 को जोड़ देता हूँ। तो 1 और 2 को अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरे पास आएगा 2i, यहाँ 0 से π/2 लिमिट और उसके बाद ये इनका बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर वाली चीजें ऐड हो जाएंगी। ऊपर आ जाएगा cos x प्लस साइन x और नीचे भी आ जाएगा cos x प्लस साइन x। इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2i इज इक्वल टू आ जाएगा 0 से π/2 और यहाँ पे आ गया 1 और ये dx। तो 2i 1 का हो जाएगा x और 0 से π/2 लिमिट है, तो यहाँ पे अगर π/2 रखेंगे तो ये आ जाएगा π/2 और माइनस 0, तो i की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी π/4। तो π/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा इस तरह के क्वेश्चन का आंसर π/4 आता है, लेकिन कब आता है, जब लिमिट 0 से π/2 दी गई है। लेकिन अगर लिमिट चेंज हो जाए, मान लेते हैं कि यहाँ लिमिट, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास डी आंसर आ गया। अगर मान लेते हैं यहाँ लिमिट चेंज होती, लिमिट क्या होती, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे लिमिट इस तरह से होती, π/3 से π/6 तक होती। जब इन लिमिट्स का सम π/2 हो, ये जो 2 लिमिट है ना, इनका सम अगर π/2 हो, तब हमारे पास इसका आंसर आएगा, क्या आएगा वो हम ऐसे डायरेक्ट बता सकते हैं। क्या आएगा, क्या करना है, ये a मान लेते हैं, ये b है, ये a है, तो क्या होगा, b माइनस a/2 आंसर होगा, b माइनस a/2 आंसर होगा। ये हमें याद रखना है, जब इन दोनों लिमिट का सम क्या हो, π/2 हो और इस तरह की फॉर्म हो और जो मैंने बताई थी फॉर्म, तो उनका आंसर हम डायरेक्ट बता सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये अगर होता हमारे पास क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होता, π/3 माइनस π/6/2, यानी कि अगर हम यहाँ से 6 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से कितना आता, 2π माइनस पाई और /2, यानी कि π/12 आंसर आ जाता। और इसका आंसर अगर हम देखें इस तरह के 0 से π/2 है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली और /2, तो कितना आया, ये आया π/4। क्या आया, π/4। तो इस तरह से हम इस तरह के जो क्वेश्चन है उनकी लिमिट का सम अगर π/2 है तो हम उनका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं, क्या होगा, b माइनस a/2 उसका आंसर होगा। तो यही पूछा था इस क्वेश्चन में। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका जो है कि 4th क्वेश्चन है। तो 4th क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया। इफ अ 3x3 diagonal matrix, if a 3x3 diagonal matrix has characteristic
equation. If a 3 by 3 diagonal matrix has characteristic equation lambda cube minus 6 lambda square minus lambda plus 22 is equal to 0, then the determinant of the matrix is then the determinant of the matrix is, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा ये हमें बताना है. तो if a 3 by 3 diagonal matrix has characteristic equation this, then the determinant of the matrix is, इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट बताना है. तो हमने पहले ही क्वेश्चन में एक बात सीखी थी कि एक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, यानी डिटर्मिनेंट जो होता है एक मैट्रिक्स का, वो किसके इक्वल होता है? वो होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज. वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज. यानी अगर हमें इसकी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट पता लग जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा. हमें पता है ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है तो इसकी 3 आइगन वैल्यू होंगी, और वो 3 आइगन वैल्यू हमें कहां से मिलेंगी? वो 3 आइगन वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर मिलेंगी, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनती है ना वो आइगन वैल्यू से बनती है. तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट होंगे, वही 3 रूट इसकी क्या होंगी? आइगन वैल्यूज होंगी. तो हमें सिंपल से लैंग्वेज में हमें इसके रूट्स पता करने हैं और उन रूट्स का प्रोडक्ट ले लेना तीनों का, और वही क्या होंगी? इसकी आइगन वैल्यूज होंगी. तो मेरे पास क्या इक्वेशन है? लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस फिर क्या है? लैम्डा और प्लस 22 इज इक्वल टू 0. ये मेरे पास इक्वेशन है और हमें क्या करना है? हमें इसके रूट्स निकाल के उनका तीनों का प्रोडक्ट ले लेना है और वही इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा. तो अगर हम इसको सोल्व करें, वैल्यूज पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकालें तो थोड़ा सा बड़ा काम हो जाएगा. हमें डायरेक्ट कुछ पता है कि जब हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन हो या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं. कैसे? मेरे को इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 चाहिए. तो ये कुछ नहीं होता है, ये सिंपली क्या होता है? माइनस डी बाय ये होता है, यानी इसका जो कोफिशिएंट है, इसका यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, तो ये क्या होगा? माइनस ये हो जाएगा 22 और बाय इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 1. तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 22 हो जाएगा. ये कैसे हुआ? जैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इसमें सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हमें पता है ना, माइनस b बाय a होता है. इसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा 1 अल्फा 2, तो ये होता है c बाय a. इसी तरह से क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स अगर निकालना हो, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, तो ये होता है माइनस b बाय a, यानी माइनस ऑफ माइनस 6 बाय 1 होता है. फिर अगर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स यानी लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 1, ये अगर हमें कहीं निकालना हो तो ये क्या होगा? ये होगा ये c बाय a होगा, यानी कि माइनस 1 बाय 1. और प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट निकालना हो तो ये होगा माइनस d बाय a. तो यहाँ पे हमें यही चाहिए था, प्रोडक्ट ऑफ दी ऑल द रूट्स चाहिए था, क्योंकि वही डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा. तो वो कितना आ गया? यहाँ पे माइनस का 22 आ गया. तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 था. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है हमसे. तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, सीकेंट एक्स dy बाय dx माइनस y इज इक्वल टू साइन एक्स, और हमें इसका सॉल्यूशन बताना है. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहां से सीकेंट एक्स कॉमन लेंगे. तो सीकेंट एक्स अगर हम यहां से कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा y बाय सीकेंट एक्स, ये हो जाएगा साइन बाय सीकेंट एक्स. फिर क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा dy बाय dx, ये 1 बाय सीकेंट हो जाएगा
कोस एक्स ये y, और यहाँ 1/cos यानी यहाँ आ जाएगा sin x और cos x। अब इस तरह की इक्वेशन हमें पता है किस टाइप की होती है। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी है डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। इसको हम बोलते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है, पहले उसका IF निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। वो क्या होता है? वो होता है e टू द पावर pdx। जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल जाए तो हम उसका फाइनल सॉल्यूशन लिखते हैं y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होगा? c। ये तरीका होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो यही इसमें लगा देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है? p हमारे पास कितना है? माइनस का cos x है, और q कितना है? q है sin x cos x, q है sin x cos x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ये हो जाएगा e टू द पावर p dx, e टू द पावर p dx, यानी ये आ जाएगा e टू द पावर p हमारे पास कितना है? हमारे पास p है माइनस का cos x dx। तो माइनस का cos x, अगर माइनस का cos x करते हैं तो यहाँ पे cos x का अगर हम करते हैं इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास sin x, यानी कि ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस sin x। ये हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है? e टू द पावर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q क्या है? साइन एक्स, फिर कोस एक्स, फिर e टू द पावर माइनस साइन एक्स, फिर dx और प्लस c। अब हमें इस चीज का इंटीग्रेशन करना है, वो हमारा काम है। इस चीज का इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन के लिए इसमें दो चीजें लगेंगी, एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा और एक लगेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कैसे? हमें पता है इस साइन का हमें ये डेरिवेटिव है यहाँ पे, तो हम इस साइन एक्स को जेड मान लेते हैं। मैं साइन एक्स को जेड पुट कर देता हूँ। तो साइन एक्स को मैंने जेड पुट कर दिया, तो मेरे पास हो गया डी जेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, और यानी कि डी जेड हो गया मेरे पास कोस एक्स इंटू डी एक्स हो गया। तो कोस एक्स इंटू डी एक्स हो गया, तो मैं इस कोस एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे डी जेड रख सकता हूँ, साइन की जगह पे जेड रख सकता हूँ। तो मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाला हूँ। मेरे को साइन एक्स की जगह आ जाएगा जेड, साइन एक्स की जगह आ गया जेड, इसकी जगह आ गया डी जेड, और e टू द पावर आ गया कितना? माइनस जेड, e टू द पावर माइनस जेड। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको ऐसा लिख लेते हैं जेड e टू द पावर माइनस जेड, और ये डी जेड। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हमें पता है, आइलेट से हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है। तो इसको हम सेकंड मान लेंगे, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। तो क्या करते हैं? फर्स्ट को ऐसे ही रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। सेकंड का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो e टू द पावर माइनस जेड का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस जेड बाय माइनस वन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस जेड बाय माइनस वन, तो यहाँ प्लस और ये डी जेड, फिर ये आ गया माइनस जेड e टू द पावर माइनस जेड, फिर ये आ गया, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस जेड, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है ये। फिर इसमें वैल्यू रख देंगे, क्या वैल्यू रखेंगे? साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स e टू द पावर माइनस साइन एक्स माइनस e टू द पावर माइनस साइन एक्स। अब ये वैल्यू हमें मिल गई है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, और ये हमें यहाँ से क्या आ जाएगी? y की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि इसका आंसर होगा। तो इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू।